Good morning, BSc Part 2nd, Paper 3rd, Electronics. Today we are going to discuss Bridge Rectifier. आज हम सेतु दिष्टकारी के बारे में पढ़ेंगे. ब्रिज रेक्टिफायर अर्थात सेतु दिष्टकारी. ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है? ब्रिज रेक्टिफायर भी एक तरह का फुल वेव रेक्टिफायर होता है. हमने प्रीवियस क्लासेस में जो फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा था उसमें सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर यूज़ किया गया था और वहाँ पर डायोड्स का जो पीक इन्वर्स वोल्टेज था PIV वो 2 EM था. सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर होने के कारण इसका आकार कुछ बड़ा हो जाता है और क्योंकि सेंटर टैपिंग एग्जैक्टली मिडल में नहीं हो पाती है इसलिए दोनों डायोड्स पर जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो बराबर नहीं होता, जिस कारण से आउटपुट में रिपल फैक्टर बढ़ जाता है. पीक इन्वर्स वोल्टेज 2 EM होने के कारण हमें जो डायोड्स यूज़ करने होते हैं उन डायोड्स की वोल्टेज टॉलरेंस 2 EM होनी ज़रूरी होती है और इसी तरह इसके फिल्टर्स के लिए जो हम कैपेसिटर्स यूज़ करते हैं उन कैपेसिटर्स की भी वोल्टेज टॉलरेंस 2 EM होनी ज़रूरी होती है. इन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ किया जाता है. वहाँ 2 डायोड्स यूज़ किए गए थे जबकि ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड्स यूज़ किए जाते हैं. ये 4 डायोड्स का कनेक्शन एक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह होता है, इसीलिए हम इसको ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं. ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम नीचे दिया हुआ है. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी कॉइल है उसमें वोल्टेज VI दिया है हमने और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल पर वोल्टेज हमें VS मिलता है. अर्थात पॉइंट E और F के बीच में भी वोल्टेज VS है. यहाँ करंट का डायरेक्शन शो करने के लिए 2 लाइंस बनाई हुई हैं, एक सॉलिड लाइन है और एक डॉटेड लाइन है. VS की पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए E F के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव होता है और तब जो करंट का डायरेक्शन है वो सॉलिड लाइन से शो किया गया है. नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए E F के रेस्पेक्ट में नेगेटिव होगा और तब जो करंट का डायरेक्शन है वो डॉटेड लाइन से शो किया गया है. पॉजिटिव हाफ साइकिल में E F के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव है, इसलिए इस समय डायोड D1 और D3 फॉरवर्ड बायस्ड होंगे लेकिन डायोड D2 और D4 रिवर्स बायस्ड होंगे. इसलिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो करंट का डायरेक्शन है वो है E A B C F और फिर F से E तक एक कंप्लीट लूप बन जाता है. नेगेटिव हाफ साइकिल में E F के रेस्पेक्ट में नेगेटिव होता है, अर्थात अब F E के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव हो जाएगा. अब डायोड्स D2 और D4 फॉरवर्ड बायस्ड होंगे और D1 और D3 रिवर्स बायस होंगे. इसलिए करंट का डायरेक्शन हो जाएगा F A B फिर C से E और फिर E से ट्रांसफार्मर के थ्रू F. हम देख सकते हैं कि दोनों हाफ साइकिल्स में ट्रांसफार्मर के थ्रू जो करंट का डायरेक्शन था वो तो अपोजिट था, लेकिन RL में से दोनों हाफ साइकिल्स में करंट का डायरेक्शन सेम होता है. इसलिए जो टोटल करंट होता है वो इन दोनों का प्लस होगा और इस तरह से हमें रिजल्टेंट करंट दोनों हाफ साइकिल्स के लिए मिल जाता है. RL के दोनों सिरों पर हम आउटपुट वोल्टेज VO ले लेते हैं और ये आउटपुट वोल्टेज जो DC वोल्टेज है इसे हम EDC बोलते हैं. VI = EP sin ωt होता है. ये वोल्टेज ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल पर है. सेकेंडरी कॉइल पर जो वोल्टेज है वो है VS = NEP sin ωt, जहाँ पर N सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल के टर्न्स का रेशियो है
हमने देखा है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए D1 और D3 फॉरवर्ड बायस होते हैं, जबकि D2 और D4 रिवर्स बायस्ड हो जाते हैं। और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए D2 और D4 फॉरवर्ड बायस्ड होते हैं और D1 और D3 रिवर्स बायस हो जाते हैं। RL में से जो फ्लो ऑफ करंट है, करंट का डायरेक्शन है, वो दोनों हाफ साइकिल्स के लिए सेम रहता है। ये भी हम ऊपर डायग्राम में अभी समझ चुके हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब D1 और D3 फॉरवर्ड बायस्ड थे तब आउटपुट वोल्टेज को हम V1 लिख देते हैं, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जब D2 और D4 फॉरवर्ड बायस्ड हैं उस समय जो वोल्टेज आता है उसे हम V2 लिख देते हैं। तो जो टोटल वोल्टेज हो जाएगा वो V1 प्लस V2 हो जाएगा। अब इनपुट और आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म्स को हमने नीचे डायग्राम में शो किया हुआ है। यहाँ हम देख सकते हैं VI वोल्टेज एक साइनोसॉइडल वोल्टेज है। V1 में सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमें वोल्टेज मिल रहा है, क्योंकि V1 में सिर्फ D1 और D3 फॉरवर्ड बायस्ड होते हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल में जब D1, D2 और D4 फॉरवर्ड बायस्ड होते हैं तब हमें आउटपुट वोल्टेज V2 मिलता है, और रिजल्टेंट E इन दोनों का सम हो जाता है। तो हमें E हो गया V1 प्लस V2। तो इस प्रकार E में हमें दोनों हाफ साइकिल्स के लिए आउटपुट मिलता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जब t ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन t/2 हो तब I1 को हम लिख सकते हैं Vs डिवाइडेड बाय Rs प्लस 2Rf प्लस RL। यहाँ Rs सेकेंडरी कॉइल का रेजिस्टेंस है और Rf डायोड के फॉरवर्ड बायस होने पर उसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है। यहाँ 2Rf इसलिए लिया गया है क्योंकि एक बार में दो डायोड्स कंडक्ट करते हैं। जैसे यहाँ फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में D1 और D3 फॉरवर्ड बायस थे, इसलिए यहाँ पर 2Rf ले लिया गया है। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया Rs प्लस 2Rf प्लस RL। Vs को Em साइन ओमेगा t लिख देते हैं, जहाँ Em NEP के बराबर है, और Rs प्लस 2Rf को R लिख देते हैं। इस प्रकार I1 हो जाता है Em साइन ओमेगा t डिवाइडेड बाय R प्लस RL। Em अपॉन R प्लस RL को Im लिखने पर I1 हो जाता है Im साइन ओमेगा t और I2 हो जाता है 0। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जब t/2 से बड़ा हो और t से कम हो, इस रेंज में t के लिए I1 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव हाफ साइकिल में D1 और D3 कंडक्ट नहीं करते, इसलिए हम I1 को 0 लिख सकते हैं। जबकि D2 और D4 कंडक्ट करते हैं, D2 और D4 यहाँ फॉरवर्ड बायस्ड हैं, इसलिए यहाँ I2 हो जाएगा माइनस Vs अपॉन Rs प्लस 2Rf प्लस RL। माइनस साइन इसलिए लिया गया है क्योंकि इस धारा की दिशा पहले की करंट की दिशा से विपरीत होती है। Vs को Em साइन ओमेगा t लिख दिया हमने, और Rs प्लस 2Rf को R लिख दिया। इस प्रकार I2 हो गया माइनस Em साइन ओमेगा t डिवाइडेड बाय R प्लस RL। दिस इज इक्वल टू माइनस Im साइन ओमेगा t। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए I1 0 है और I2 माइनस Im साइन ओमेगा t है। ये इक्वेशन 2 है। I1 I2 के इन मानों को यूज़ करके हम टोटल करंट निकाल सकते हैं। फिर IDC, IRMS और IAC भी निकाल सकते हैं। IDC, IRMS की सहायता से हम रिपल फैक्टर, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन भी निकाल सकते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर के डिफेक्ट्स क्या हैं? ब्रिज रेक्टिफायर में एक हाफ साइकिल में दो डायोड्स कंडक्टिंग स्टेट में रहते हैं। इस कारण से जो वोल्टेज ड्रॉप है वो डायोड्स पर ज़्यादा हो जाता है, और लोड रेजिस्टेंस RL पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। आउटपुट वोल्टेज कम होने के कारण इस रेक्टिफायर की एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। पहले जो हमने फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा था
वहाँ पर एक बार में, एक हाफ साइकिल में सिर्फ एक डायोड यूज़ होता था, तो कंडक्टिंग स्टेट में सिर्फ एक डायोड था, इसलिए उस पर जो वोल्टेज ड्रॉप था वो सिर्फ RF था। जबकि यहाँ पर दो डायोड्स हैं, इसलिए इन पर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो गया है। अब ब्रिज रेक्टिफायर के एडवांटेजेस क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। ब्रिज रेक्टिफायर में हमें सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं होती है और इसका पीक इन्वर्स वोल्टेज EM होता है, जिस कारण से यहाँ पर जो डायोड्स और कैपेसिटर्स यूज़ किए जाते हैं उनकी वोल्टेज टॉलरेंस सिर्फ EM हो तो भी वो काम में लिए जा सकते हैं। जबकि पहले जो हमने फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा था उसका पीक इन्वर्स वोल्टेज 2EM था और यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर में पीक इन्वर्स वोल्टेज EM है। थैंक यू।